खनिज लवणों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स। मृदा खनिज लवणों का मुख्य स्रोत है तथा पादप अपनी आवश्यकता के अधिकांश तत्व मृदा से अवशोषित करते हैं। खनिज तत्व मृदा के मुख्य रूप से 3 अवस्था में होते हैं: घुलनशील अवस्था, अधिशोषित अवस्था, संयुक्त अवस्था, यानी डिसॉल्व्ड, एब्जॉर्ब्ड और कंबाइंड। अघुलनशील खनिज तत्व आयनों के रूप में होते हैं तथा मृदा में उपस्थित जल में घुलकर मृदा विलयन का निर्माण करते हैं। मृदा विलयन में लवणों की सांद्रता अधिकतम कम होती है। अधिशोषित खनिज तत्व भी आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये तत्व मृदा के कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित एब्जॉर्ब्ड होते हैं। ऋणात्मक अवशोषित कोलाइड की सतह पर धनात्मक, जबकि धनात्मक अवशोषित कोलाइड की सतह पर ऋणायन अधिशोषित रहते हैं। अधिशोषित आयन मृदा विलयन के आयनों के साथ साम्य अवस्था में रहते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में ये पादप को उपलब्ध होते हैं। आयन अवशोषक अंग, आयन अब्जॉर्बिंग ऑर्गन। पादप अधिकांश तत्व मृदा से अवशोषित करते हैं, इसलिए जड़ें मुख्यतः आयन अवशोषक अंग होती हैं। सामान्यतः आयनों का अवशोषण मूल शीर्ष के 1-2 मिलीमीटर नीचे स्थित क्षेत्र द्वारा होता है। विभजोतक क्षेत्र के पीछे स्थित दीर्घ क्षेत्र मूल का सबसे सक्रिय आयन अवशोषक क्षेत्र होता है। मूल रोम क्षेत्र संभवतः सक्रिय आयन अवशोषक क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र की कोशिकाएं परिपक्व होती हैं और परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाओं में श्वसन दर विभजोतकीय तथा दीर्घन क्षेत्र की कोशिकाओं की तुलना में कम होता है तथा खनिज तत्वों का अवशोषण सक्रिय विधि द्वारा श्वसन की ऊर्जा के उपयोग से होता है। इस तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि परिपक्व क्षेत्र की अपेक्षाकृत विभजोतकीय क्षेत्र की कोशिकाएं अधिक सक्रिय आयनों का अवशोषण करती हैं। आयन अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन। खनिज लवणों का मृदा से अवशोषण आयनों के रूप में होता है, इसलिए इसे आयन अवशोषण कहते हैं। पूर्व में यह माना जाता था कि खनिज लवणों का अवशोषण जल के साथ होता है, परंतु अब यह स्थापित हो चुका है कि जल अवशोषण तथा खनिज तत्वों का अवशोषण एक दूसरे के स्वतंत्र होता है। इसके अतिरिक्त पूर्व में आयनों का अवशोषण एक भौतिक क्रिया माना जाता था, जिसमें उपापचय ऊर्जा को कोई महत्व नहीं दिया गया। लेकिन पिछले कुछ दशकों में किए गए शोध कार्यों से स्पष्ट हो चुका है कि आयनों का अवशोषण उपापचय ऊर्जा के उपयोग के सक्रिय विधि द्वारा होता है। निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव एब्जॉर्प्शन। निष्क्रिय अवशोषण में आयनों के अवशोषण सांद्रता प्रवणता के अनुसार ऊर्जा का उपयोग किए बिना होता है। निष्क्रिय अवशोषण की प्रमुख विधियां निम्न हैं। पहला, विसरण, डिफ्यूज़न। आयनों के अवशोषण अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित होते हैं। जब किसी जड़ या उत्तक को अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता के विलयन में रखा जाता है तो उत्तक में अब आयनों का निष्क्रिय अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। जब इस जड़ या उत्तक को अल्प सांद्रता वाले विलयन में स्थानांतरित किया जाता है
तो आयन बाह्य विलयन में विसरित हो जाता है। इस विधि द्वारा अवशोषण तभी संभव है जब पादप के आंतरिक भागों की तुलना में मृदा में आयनों की सांद्रता अधिक हो। दूसरा, द्रव्यमान प्रवाह, मास फ्लो। अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि खनिज लवणों का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण जल के द्रव्यमान प्रवाह मास फ्लो के साथ होता है। इस सिद्धांत के अनुसार वाष्पोत्सर्जन दर अधिक होने पर आयनों के अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप जल के साथ जड़ों द्वारा अवशोषित तत्व निरंतर जल के साथ ऊपर को खींच लिए जाते हैं, जिससे जड़ की सांद्रता कम बनी रहती है। इस प्रकार नियंत्रण बाह्य रेगुलर एक्सटर्नल सॉइल में अधिक सांद्रता से आयन जड़ में प्रवेश करते रहते हैं। आयन विनिमय, आयनिक एक्सचेंज। बाह्य माध्यम में आयनों का जड़ की सतह अथवा ऊतक के भीतर स्थित आयनों के साथ प्रतिस्थापन को आयन विनिमय, आयन एक्सचेंज कहते हैं। विनिमय केवल समान आवेश के आयनों के बीच में होता है, अर्थात धनायन का विनिमय धनायन तथा ऋणायन का विनिमय ऋणायन के साथ होता है। आयन विनिमय को प्रयोग द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब रेडियो एक्टिव पोटाशियम युक्त जौ की जड़ को काटकर आसुत जल में रखा जाता है तो हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव पोटाशियम आयन बाहर विस्तृत नहीं होते हैं, लेकिन जब इन्हें साधारण पोटाशियम आयन युक्त KBr विलयन में स्थानांतरित किया जाता है तो पोटाशियम आयनों का विनिमय हो जाता है। काफ़ी संख्या में रेडियो एक्टिव पोटाशियम आयन जड़ के बाहर विलयन में आते हैं, लेकिन फिर भी बाह्य विलयन में पोटाशियम की सांद्रता स्थिर रहती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जितने पोटाशियम आयन जड़ से बाह्य विलयन में आते हैं उतने ही पोटाशियम आयन विलयन से जड़ में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा साम्य अवस्था बनी रहती है, अर्थात भीतरी रेडियो एक्टिव पोटाशियम आयनों के बाह्य पोटाशियम आयनों से विनिमय होता है। आयन विनिमय की दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। संपर्क विनिमय सिद्धांत, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, और कार्बोनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। संपर्क विनिमय सिद्धांत, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यक नहीं है कि आयन मृदा विलयन के रूप में उपस्थित हो। मृदा कणों तथा उत्तक सतह पर अधिशोषित आयन इसी विधि द्वारा विनिमित एक्सचेंज होते हैं। मृदा कण ऋणावेशित होते हैं, जिसकी सतह पर धनायन अधिशोषित होते हैं। इस प्रकार जड़ की सतह पर H आयन तथा OH आयन अधिशोषित रहते हैं। आयन पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होते, अपितु अपनी अधिशोषण सतह पर दोलन करते हैं। जब जड़ की सतह पर स्थित आयन अर्थात H आयन का दोलन आयतन मृदा कण के आयतन के यानी पॉजिटिव आयन मृदा कण के आयन के दोलन आयन से अतिव्यापित होता है तो आयनों का विनिमय हो जाता है। इस प्रकार मृदा में उपस्थित ऋणायन OH आयनों से विनिमित होता है। इस प्रकार विनिमित आयनों का उत्तक द्वारा भीतर अवशोषण कर लिया जाता है। कार्बोनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। इस मत के अनुसार
श्वसन के समय जड़ों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया कर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जो हाइड्रोजन व बाइकार्बोनेट आयनों में अपघटित हो जाती है। हाइड्रोजन मृदा कणों पर उपस्थित धनायनों के साथ विनिमित हो जाते हैं तथा विनिमित आयन जड़ सतह की ओर विसरित करते हैं। इस प्रकार बाइकार्बोनेट आयन भी अन्य ऋणायनों से विनिमित हो जाते हैं तथा विनिमित धनायनों के साथ जड़ में प्रवेश करते हैं। डोनन संतुलन, डोनन इक्विलिब्रियम। डोनन 1927 के अनुसार मूल उत्तक कोशिकाओं में कुछ स्थिर अथवा अविसरणशील ऋणायन होते हैं। ये ऋणायन सामान्यतः बड़े आकार के प्रोटीन अणु होते हैं जो कला से विसरित नहीं होते, इसलिए इसे स्थिर आयन, फिक्स्ड आयन कहते हैं। इन आयनों का आवेश संतुलित करने के लिए विपरीत आवेश के आयनों की आवश्यकता होती है। कोशिका के अंदर स्थिर आयन उपस्थित होने पर साम्य स्थापित हो जाता है करने के लिए धनायनों का बाहर से भीतर की ओर विसरण होता है ताकि दोनों आवेश संतुलित हो जाएं। ऐसी स्थिति में बाह्य विलयन से धनायनों तथा ऋणायनों का बराबर संख्या में वे भीतर को विसरण होता है। साम्य की स्थिति में भीतर की ओर धनायनों का सांद्रता बाहर की तुलना में अधिक होगी, क्योंकि अविसरणशील ऋणायनों की आवेश को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त धनायनों की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत ऋणात्मक स्थिर आयनों की उपस्थिति के कारण बाहर से भीतर होने वाले ऋणायनों की संख्या बाह्य विलयन की तुलना में कम होगी। इस प्रकार डोनन साम्य अवस्था कोशिका में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध उपापचय ऊर्जा का उपयोग किए बिना तत्वों के अवशोषण को स्पष्ट करता है।